तेजपाल को सीधा डायरेक्टली ऐसी जगह पे भेजा गया जहाँ पे ड्रोन्स, बॉम्ब, मिसाइल गिर रहे थे। सुबह इसने जब लास्ट टाइम मेरे को, मैं जा रहा हूँ, दूर से किया ना, तो उस टाइम भी सर मुझे लास्ट पे जब उसने एक बात बोली कि नमाज पढ़ना भैया मेरे लिए दुआ करना, बस उस टाइम मुझे ठक्सा हुआ है। जगदीप मनदीप कुमार का भाई है बड़ा, जो उसको ढूंढने के लिए आया है, वो पिछले 1 साल से मिसिंग है। जो ऑफिसर थे उन्होंने बोला है आपको रसिया भी आना पड़ेगा। मैं रसिया भी आ गया हूँ और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में चक्कर लगा रहा हूँ। मैं जितने भी यहाँ जो इंडियन सोल्जर जहाँ जो पहले भर्ती हुए थे वो इंडिया वापस जा चुके हैं, मैं उनसे भी बातें कर चुका हूँ। तो वो अभी भी उनका यही मानना है कि वो 50-50 चांस हो सकता है। Well, there is always chance, but it's very small. यहाँ की इतनी भागम भाग और इतने ऑफिसर के चक्कर जो काटने के बाद मेरी जो उम्मीद थी वो तो जो मतलब टूटती हुई नजर जो आ रही मुझे। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस बीच मेरे ऊपर एक ड्रोन अटैक हुआ। जो सोल्जर थे लात घुसा मारने लगे। उन्होंने हमें गन पॉइंट पे रख के बोला नहीं जाओगे शूट कर देंगे यहीं पे। मैं खुद को गोली मारना सोचा वहाँ पर से। एक स्नैपर शॉट की आवाज़ आई जिसमें ज़हूर अहमद आगे से गिरे। 2 गोली लगा था मेरे पैर में। एक सोल्जर मर गया मेरे साथ में और उसके नेक्स्ट टू दूसरा सोल्जर था, उसके पैर में, हाथ में, सब जगह बड़े बड़े होल हो गए। कि हम लोग कहाँ आ गए हैं, हम लोग बचेगा नहीं है। जिस बंकर में थे उसी में आए और सारे लोग रोने लगे जो इंडियन के थे। रूस यूक्रेन युद्ध में लापता 14 भारतीयों की तलाश में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे नए राज खुलते जा रहे थे। ये खुलासे बताते हैं कि कैसे भारत के ये बेटे रूस पहुंचते ही वहां की आर्मी के युद्ध में फंसते चले गए और अब मौत के मुंह से बच निकले। ऐसे ही कुछ भारतीयों ने मुझे रोंगटे खड़े कर देने वाली जो जानकारियां दी, वो ऑपरेशन बेटा को नई दिशा में ले जा रही है। पाँच बजे सुबह के उठा के और उन्होंने परेड कराई जो उनकी रशियन लोगों की होती है। वहाँ से फिर सीधे उन्होंने 5 किलोमीटर जंगल में लेकर गए। वहाँ पे उन्होंने वेपन्स दे दिए, AK-74 गन्स। उस टाइम पे हम टोटली शॉक थे, लेकिन हमारे पास कांटेक्ट नहीं था। बैग में माइंस रख देता था और पानी रख देता था, लेके जाओ गोली हो गया, गोली रख देता था। हमें एक बंकर में 3 दिन अकेले ही छोड़ दिए गए थे। अकेले उसी में नहीं खाना नहीं पीना कुछ भी नहीं। उसके बाद में मैंने सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। उन्होंने कहा कि आपकी जॉब एज अ गवर्नमेंट हेल्पर की रहेगी। यहाँ रशिया में पहुँचे, उन्होंने हमारा कॉन्ट्रैक्ट कराया।
कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद तो उस सब रशियन लैंग्वेज में हमें यहाँ से निकालिए, वरना ये लोग हमें आगे फ्रंट लाइन पे मारने के लिए भेज रहे हैं। ड्रोन गिरते हैं, आर्टिलरीज गिरती है, हमारे पास 0% एक्सपीरियंस है। रूस यूक्रेन वॉर जोन से बनाए गए इस वीडियो का सच सुनकर कोई भी सिहर जाएगा। अरबाब हुसैन, ब्रजेश यादव और राकेश यादव के साथ साथ मिसिंग 14 भारतीयों के परिजनों को ढूंढने के बाद पता ये चला कि कैसे रूटीन जॉब के बहाने इन्हें रूस यूक्रेन युद्ध में झोंक दिया गया। उनको हमने कांटेक्ट किया तो उन्होंने जो हमें बताया कि रशिया में आपको जॉब्स मिलेगी एंड गवर्नमेंट सेक्टर में आपको सिर्फ क्या करना है, वहाँ पे उनके किसी भी डिपार्टमेंट में काम करना है। कस्टम में ड्यूटी हो सकती है आपकी एंड सिक्योरिटी में हो सकती है एयरपोर्ट पे, लेकिन ओवरऑल जितनी भी जॉब्स बताई उन्होंने वो सब वाइट कॉलर जॉब्स थी। तो सर वो बोलने लगा मैं कौन सा जंग लड़ने के लिए जा रहा हूँ, मैं कौन सा जंग लड़ने के लिए जा रहा हूँ, मैं डरूंगा, मैं तो ऑफिस वर्क के लिए मुझे लाया गया है यहाँ। सिक्योरिटी में काम है, कोई ऐसा तैसा काम नहीं है। ऐसा है अम्मा जी हमको भेज दो बाबू को और अच्छा कमाएगा, आपकी बच्ची की शादी हो जाएगी, आपकी गरीबी भी हट जाएगी। तो मेरा लड़का बोला कि 1 साल की बात है पापा हम जा रहे हैं, जाने दीजिए, हमारे घर का हालत कुछ अच्छी नहीं है। रूसी आर्मी में उन भारतीयों को भर्ती करवाना जिन्हें रूसी तो छोड़िए ठीक से अंग्रेजी भी ना आती हो, इसे कैसे अंजाम दिया गया हो। इन मासूमों को तो ये अंदाजा भी नहीं हुआ होगा कि जो दस्तावेज इनसे साइन करवाए जा रहे हैं उसके बाद ना तो इनका अपनी जिंदगी पर कोई अधिकार बचेगा और ना ही मौत पर। जाने के बाद हम लोगों का जो एग्रीमेंट पेपर था वो पेपर मिला हम लोगों को, आप लोग इस पर साइन करो। तो हम बोले कि भैया ये किस चीज़ का है, तो हम बोले कि इस तो रसिया भाषा में लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया, तो हम कैसे साइन कर दें। वो लोग पढ़ना चाहे और ट्रांसलेट करना चाहे, तो ये लोग बोले कि ये सिक्योरिटी गार्ड का जो काम है आप लोगों का, उसमें फॉर्मेलिटीज़ है छोटी मोटी, उसमें करना पड़ता है। तो शायद 20-22 पन्ने का था, जल्दी फटाफट वो लोगों ने साइन करवाए। जब एग्रीमेंट बनाई बेटा, उसको रसिया भाषा में हमारे बच्चे को क्या जाने, हमारा बच्चे के पढ़ने नहीं दिया। हमने कहा कि बाबू जब दस्तखत करना तो उसका फ़ोटो भेजना, कहें कि अम्मी हमको हमारे हाथ ही में नहीं दिया, इसे दस्तखत किए फ़ौरन लोग ले लिए। तो हम लोग साइन कर दिए, 6 लोग साइन कर दिए। रूस में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने गए भारतीयों को सैनिक बनाया जा रहा था, लेकिन वॉर फ्रंट पर उतरने के लिए आर्मी की बेसिक ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जिसका इन लोगों को कोई अनुभव ही नहीं था। हम लोगों को कहा गया कि आप लोगों की 15 दिन की ट्रेनिंग होगी। तो हमने बोला कि ये 15 दिन की ट्रेनिंग किस लिए होगी, तो उन्होंने कहा आपके बचाव के लिए ये 15 दिन की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। जब ट्रेनिंग में गए तो बात हुई वहाँ, तो मेरा लड़का उस समय बात कर रहा था, बोला पापा हम लोग बहुत बुरे में फंस गए, ये लोग तो हम लोगों को बंदूक चलाना सिखा रहे हैं। ट्रेनिंग में वही AK-12 चलाने के लिए मिलता था और बम फेंकने के, ग्रेनाइट बम होता था उसको फेंकते थे हम लोग, किस तरह बचा जाता है, यही सब ट्रेनिंग चलाना हम लोगों को सिखा रहे थे। ट्रेनिंग तो हुई,
कुछ को धोखे से ट्रेन किया गया, कुछ को जबरदस्ती। जो लोग सैन्य प्रशिक्षण लेने के लिए मजबूर किए गए, उन्हें जैसे जैसे रूस की सरहद से यूक्रेन की ओर भेजा जाने लगा, वैसे वैसे हर पड़ाव पर ट्रेनिंग और मुश्किल होने लगी। एक लिस्ट आई जिसमें हमारा नाम आया और हमें ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया कि आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी, आपको जाना है। और हम लोगों को ट्रेन से वहाँ से 2 दिन लगा जाने में। उसके बाद में फिर वहाँ पर भी ट्रेनिंग देने लगे। वही ट्रेनिंग बक्सा ढोना गोला बम का था, उसी को ढोने के लेकर जाते थे, वहाँ के लोग चलाते थे सीखने के लिए। फिर कुछ दिन हम लोगों को बंकर का काम करवाएं, गड्ढा खोदने का काम, और जंगल से लकड़ी काट कर लाते थे, बंकर बनाते थे। जितना ही आगे हम लोग बढ़ता जाता था उतना ही कुछ मतलब देखने में अजीब लगता था। मतलब जंगल झाड़ी आगे उतना ही पड़ने लगता था। वहाँ से वो हमें 1100-1200 किलोमीटर लेकर गए, जो नेक्स्ट टू 15 किलोमीटर है यूक्रेन से, रुस्तोव उंदून। जो इन लोगों की जो ट्रेनिंग चल रही थी वो रुस्तोव, वहाँ का जो रूस का रुस्तोव है, जो एलओसी पड़ता है, रुस्तोव में इन लोगों की ट्रेनिंग चल रही थी। वो टोटली एक ओपन फील्ड थी, जंगल की तरह थी। वहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं था सिवाय आर्मी कैंप के। सारे बेस बने हुए थे वहाँ पे, और डिफरेंट तरीके के फोर्सेस थे वहाँ पे, टैंक्स भी थे वहाँ पे। उस दौरान ये लोग वहाँ से निकलना चाहिए। इन लोगों को जानकारी हो गई कि हम लोग फंस चुके हैं, निकलना चाहे तो वहाँ के जो रूसी सोल्जर थे अपने लैंग्वेज में बोले कि आप लोग यहाँ से निकलोगे तो आपको किल कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग बैक हुआ, थोड़ा पीछे आपस में सब लोग बात करने लगा कि हम लोगों को लगता है कि ये लोग फंसा दिया है। जब उन्होंने हमारे ज़हूर अहमद के, मोहम्मद अशफान के और मेरे पासपोर्ट ले लिए, तो हमारे पास पीछे जाने का कोई ऑप्शन नहीं बचा। एबीपी न्यूज़ की इन्वेस्टिगेशन में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। 126 भारतीयों में से कुछ ऐसे भी थे जो अपनी मर्जी से रूस गए और वहां की आर्मी में भर्ती हो गए। पंजाब में अमृतसर के तेजपाल सिंह इनमें से एक हैं। तेजपाल भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते थे। इसके लिए कई बार टेस्ट भी दिया, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसीलिए तेजपाल घर वालों को बिना बताए रूसी आर्मी में भर्ती होने के लिए चले गए। जनवरी मिड में इसने ज्वाइन किया 2024 को, और फरवरी को लास्ट में इनको आगे लेके गए। बोला कि कोई बात नहीं, तू घबरा मत, कुछ नहीं होगा। हमें पीछे ही रखा गया, हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। बात होने के बाद इसने बोला कि अभी ना फ़ोन बंद हो जाएगा थोड़े दिन के लिए, मैं बात नहीं करूँगा। आप ये मत सोचना कि कुछ हो गया, घबराना मत। 3 मार्च को लास्ट बात की इसने 5:30 को शाम को 2024 को इसने लास्ट जो बात हमारे साथ की है। रूस की कॉन्ट्रैक्चुअल आर्मी में भर्ती करवाए गए सभी भारतीय रूस यूक्रेन बॉर्डर पर पहुंचने तक ये समझ ही नहीं पाए कि उन्हें कहां और क्यों ले जाया जा रहा था। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश हम लोग मतलब बुझता था, तो इंग्लिश में बोलता था यू गो टू अनदर सिटी, ऐसे ऐसे बोल के हम लोगों को मतलब वो करता था। या एक ट्रक आया शाम के टाइम, उसमें उन्होंने ज़बरदस्ती हमको बिठाला। हमें यूक्रेन के अंदर उन्होंने मिडिल ऑफ द नाइट उन्होंने उतारा वहाँ पे।
मतलब और डाउट होने लगा कि हम लोग कहाँ जा रहा है, लग रहा है कि अब हम लोग बचेंगे नहीं, लग रहा है बहुत ख़राब जगह लेके जा रहा है जिधर उधर। मतलब देखने में लग रहा था कि पहले से लड़ाई इधर चल रहा है, पूरा टूटा फूटा, किसी का घर टूट गया है, किसी का कुछ भी, कहीं आग लगा है, जला है सामान, कहीं गाड़ी जला है, ऐसे ऐसे देखने को मिल रहा था। कुछ लोगों को उसमें आती थी इंग्लिश, जिन्होंने हमें बताया कि आप यूक्रेन के अंदर हैं और रशिया से 400 किलोमीटर। हमारे पापा जब जा रहे थे 25 अप्रैल को, तो फ़ोन किए थे, बोले कि अब बाबू कब बात होगी कब नहीं बात होगी इसका तो कोई कहा नहीं जा सकता है, हम लोग फंस चुके हैं बहुत बुरी तरीके से। मामा भी रो रहे थे, पापा भी रो रहे थे और सभी लोग रो रहे थे। यही आखिर में बात हुई थी, ये कमंडल के साथ हुई थी, यही बात कराया था आखिर जून पर। बाबू बहुत मोटा ताज़ा लड़का, बहुत तंदुरुस्त था, बहुत पढ़ना लिखा था, बहुत अच्छा काम करता था, मगर बाबू एतबार की वजह से हमने भेजकर बर्बाद हो गए बेटा। हम वर्दी वर्दी देखें, मैदान वैदान देखें तो हम कहे बाबू ये कैसे क्या है, कहे अम्मा ट्रेनिंग दिला रहा है। इस बीच कई ऐसे सोल्जर्स थे जिन्होंने खुद को शूट कर लिया था बाय मिस्टेक, क्योंकि उनको नहीं पता था गन को होल्ड कैसे करना है, ट्रिगर कब दबाना है, लॉक अनलॉक कब करना है गन के लिए। बोला हम नहीं करेंगे ये, तो उन्होंने सीधी गन यहाँ पे रखी, बोला यहाँ आगे चलो, यहाँ गोली खाओ। पीछे एक कमांडर ने हमको आगे बढ़ाया तो ज़हूर अहमद के बाय मिस्टेक ट्रिगर दब गया और उसके पैर के अंगूठे से करीब 1 इंच आगे वो शॉट गया। उन्होंने ना ट्रेनिंग की थी, ना उनको कुछ पता था, ना कुछ था, उनके हाथ में गने दे के आगे भेज दिया उनको। कौन सोचेगा सर 3 महीने में ट्रेनिंग देके या 10 दिन 15 दिन की ट्रेनिंग देके किसी को जंग में डाल सकता है कोई। इन्हें मिली 2 हफ्ते की आर्मी ट्रेनिंग वॉर से बचने के लिए नाकाफी थी। ऐसे में यूक्रेन से लड़ने का तो ये सपनों में भी नहीं सोच सकते। रूस से यूक्रेन धकेले जाने के बाद ड्रोन और मिसाइल के धमाकों से इन भारतीयों का दिल बैठने लगा। जो ऊपर से ऑर्डर आया कि मैन पावर की कमी है, लोगों को भेजो। इवन ट्रेनिंग हुई है या नहीं हुई है। जिस जगह हम थे वो सिटी, उनका नाम है मरियंका, और ट्रक में बैठ के उन्होंने बिल्कुल फ्रंट लाइन के पास हमें छोड़ा। सब तरफ हमें धमाके सुनाई दे रहे थे, लेकिन फिर भी हम चले जा रहे थे कि हम लोग कहाँ आ गए हैं, हम लोग बचेगा नहीं है, हम लोग को भी मारने के लिए लेके जा रहा है। मतलब वहाँ पे हम लोग अपना सब कुछ लग रहा था ख़त्म हो गया। रॉकेट आता था हमेशा, मतलब कि वहाँ पर आकर गिरते थे कि ये नहीं पता चलता था कि किधर से आ रहे हैं। रॉकेट चल रहा है, पूरा सोच से आ रहा है, कहीं एकदम ज़मीन में अंदर जा रहा है, पूरा गड्ढा गड्ढा हो जाए। हम लोग उसी में अपना भागता था, रॉकेट चलता था। और रशिया ने जो ऑक्यूपाइड हिस्सा किया है उस जगह पे सेफ हाउस से दूसरे सेफ हाउस जाते हैं, लेकिन इस बीच टारगेट्स भी बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं उसमें, ड्रोन्स के, आर्टिलरी के, शेलिंग के। बोले कि आप लोग खाइए और सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। तभी अचानक रॉकेट आकर गिरा बगल में। बोले कि ये यूक्रेन से रॉकेट आकर गिरा है। हम लोग उसी में अपना भागता था, रॉकेट चलता था, और वो ड्रोन से भी मतलब दोनों साइड से आदमी लोग फायरिंग करता था ड्रोन को देखकर, इधर ये जंगल में से और उधर उस जंगल में से। उसके बाद उन्होंने क्या किया, हम लोगों की टीम बनाई, उन्होंने 3-3 की टोली बनाई हमारी। किसको किसके साथ जाना है, अलग अलग बटालियन में लोग, लड़ाई वाले क्षेत्र में लोग, वार जिधर चलता था उधर भेजता था लोग। हर ग्रुप में 2 इंडियन डाले गए थे और 3-3 मीटर का फासला रखते थे। एक इंडियन आगे, जैसे यहाँ पे इंडियन है 3 मीटर का फासला इसको रखा, इसके पीछे दूसरा इंडियन। और हमारे साथ कई तरीके के हथियार होते थे, कई 5 से 6 मैगजीन होती थी, लोडेड बुलेट्स, ग्रेनेड होते थे हमारे पास 3 से 4। उस टाइम पे सिर्फ इंडिया से हम 3 लोग ही थे। 7 to 9 जनवरी को मेरे साथ बिछड़ गए थे।
लोग टोटल 8 लोग हो गए थे। एक मनदीप भाई हो गया था और हमारा आजमगढ़ और मऊ के मिला के 7 लोग। तो 4-4 आदमी को बांट दिया। तो हम लोग 4 आदमी को पहले भेजा आगे ही। और फिर मैं इंतज़ार कर रहा था, मेरे साथ जो मेरे 2 भाई आए हैं और मेरे अच्छे दोस्त आए हैं, ज़हूर अहमद एंड अशफान, के वो पीछे कहाँ छूट गए, क्या हुआ, अगर उनको इंजरी भी हुई है तो। खाने के लिए कुछ वहाँ पे कोई सामग्री वगैरह नहीं था, बहुत प्रॉब्लम था। तो हम लोग वहाँ पे एक जो मतलब एक छोटा सीनियर कमांडर था, उससे बोले कि हम लोगों को मतलब इशारा करके कि खाना चाहिए, पानी चाहिए, कुछ नहीं है, हम लोग भूखे हैं। तो बोला कुछ मतलब साइलेंट होकर बैठो, कुछ नहीं बोलना है। उन्होंने बोला कि अरे यार अब हम क्या बताएं, यहाँ पर बहुत बुरी स्थिति है। उसके बाद में विनोद भाई रोने लगे कि मैं जितने मेरे खास थे मैं उन्हीं को सिर्फ लाया हूँ। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे पास ज़हूर अहमद आए जो कि कश्मीर से हैं। तो उन्होंने मुझे देखा तो मुझे एकदम शौक़ हुआ कि आप कैसे हो, क्या है आपके साथ। तो उन्होंने बताया कि अशफान को इंजरी हुई है, उसको 2 लेग्स में बुलेट लगी हुई हैं और उसको पीछे रशियन सोल्जर हैं, उन्होंने पीछे खींच लिया है किसी मलबे के नीचे, जिससे ड्रोन अटैक ना हो। अशफान पीछे रह गए, ज़हूर अहमद मेरे साथ आगे चले। उन्होंने हमारे साथ एक और रशियन सोल्जर ऐड किया जिसका नाम था बारबिच। मैंने सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। एक छोटा सा डब्बा था, उसी में हम लोग 4 लोग खाते थे। पानी आता नहीं, 20 रुपये का मिलता है। वो पानी का बोतल हमें दिए थे 1 हफ्ता पीने के लिए। जो ग्रेनाइट बम होता है उसको मैंने सोचा कि इसको पिन निकाल कर और यहाँ पर लगा लूँ, उसके बाद में कम से कम आसान मौत तो मिल जाएगी मुझे। एक ड्रोन अटैक हुआ, मेरा स्पेक्स टूट गया, मेरे चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा शेलिंग आई, पार्टिकल्स आए, ब्लड चल रहा था, मुझे नहीं समझ आ रहा था क्या करना है आगे। उस चर्च के बेसमेंट में हम गए, वहाँ पे ज़हूर अहमद जो थे उन्होंने मेरी टेक केयर देखा मुझे और मेरी ड्रेसिंग वगैरह की जो भी किट हमारे पास मौजूद थी। धोखे से सैनिक बनाकर वॉर जोन में भेजे गए भारतीयों को एक साथ कई फ्रंट पर लड़ना पड़ा। कुछ भारतीयों को लॉजिस्टिक के काम में लगाया गया तो कुछ को यूक्रेन से लड़ने के लिए वॉर फ्रंट पर भेजा गया। चारों आदमी को बैग दिया, बोला बैग लो और वहाँ यहाँ से तुमको पीछे जाना है, वहाँ पे सामान रखा है, वहाँ से लेके आना है। नहीं, यहाँ से हम लोगों को लगभग 5-6 किलोमीटर पीछे जाना है। कुछ सामान लाना है तो वो लोग अपने नहीं जाते थे, क्योंकि उन लोगों को डर था कि मिसाइल आकर गिर रही है और ड्रोन आ रहा है। हम लोगों को धमकी देने लगा, नहीं जाओगे शूट कर देंगे यहीं पे। वहाँ पे खाना नहीं है, पानी नहीं है, क्योंकि जो भी लेकर आता है, क्योंकि वो भी रास्ते में ऑलमोस्ट 10 सोल्जर आते हैं, उसमें से 2-3 पहुँच पाते हैं, बाकी मर जाते हैं। तो हम लोग कैसे भी अपना हिम्मत किए और 2-2 आदमी करके भागे। उसी में रॉकेट भी चल रहा था अपना, उसी में भाग रहे थे। सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो ख़तरनाक वेपन कोई है तो वो ड्रोन है, क्योंकि ड्रोन से तेज़ हम नहीं भाग सकते। लेकिन उन्होंने हमें गन पॉइंट पे रख के बोला कि अगर आप आगे नहीं जाते हो तो हम आपको मार देंगे। वहाँ पर गए तो वो पूरा बैग में लगभग 40-45 केजी तक उसी में पानी डाल दिया और ब्रेड डाल दिया, चारों आदमी को डाल दिया और बोला लेके जाओ। मतलब वो लोग हम लोगों के बारे में थोड़ा भी वो टेंशन नहीं लेता था कि मरेगा क्या हो, कुछ नहीं। हस्तिलू स्ट्रीट से कुछ किलोमीटर आगे का एरिया है, कह सकते हैं 100 से 500 मीटर की दूरी थी हमारी यूक्रेन आर्मी से। वो माइंस भी हो गया, ये लोग बैग में माइंस रख देता था कि ये माइंस से 15 केजी का वो टैंक उड़ाने वाला माइंस होता है। तेल होता है डीजल, वो थमा दिए हमें कि आप लेकर चलो। 20 लीटर का कैन था वो। उसके बाद में हम उसको 2 लोग लेकर गए थे। लगभग 12 बजे के लमसम कुछ टाइम हो रहा है, दोपहर का, दिन का 12 बजे का टाइम। स्नो गिर रही थी। वो जो एरिया था, मैं आगे जंगल जैसा भी था, कुछ बिल्डिंग थी वो ऑलमोस्ट डैमलिश हो चुकी हैं। ज़हूर अहमद भाग रहे थे मेरे आगे, मैं उनके पीछे भाग रहा था, उनको फॉलो कर रहा था और उन्हीं के फॉलो करते करते मैं आगे जा रहा था। जब हम आगे चलने लगे तो एक स्नैपर शॉट की आवाज़ आई। ब्लास्ट होता है तो ज़मीन में काफ़ी ज़्यादा रेडियस पे गड्ढा हो जाता है,
खड्डे बन जाते हैं, उसमें वो जाके ज़हूर अहमद गिरे। मैंने उनसे 3 से 4 दफ़ा आवाज़ दी, उनका कोई भी रिस्पांस नहीं आया वहाँ पे। लगभग 5 फीट गहरा गड्ढा कुछ था और उनकी गन अलग गिरी, वो अलग गिरे। मैंने उनको आवाज़ दी, ज़हूर अहमद उठो भाई, भागो वरना मारे जाओगे, उठो भागो। ज़हूर को अहमद भाई बोलते थे वहाँ पे। बोला कि मैं अहमद भाई करता रहा। अहमद भाई ने आवाज़ नहीं दी तो मैं पीछे चला आया। लेकिन जब मैं पीछे गया वहाँ से तो उस टाइम पे मेरे ऊपर 3 अटैक हुए स्नैपर के। लेकिन वो मेरे पैर के पास से गुजर गए, मुझे वो शॉट कोई भी नहीं लगा, मिस हो गए। फिर वहाँ से मैं वापस उस चर्च की तरफ गया, लेकिन 2 दिन तक मैंने वहाँ पे इंतज़ार किया। तो माँ बोलती है वो आएगा। माँ को ये है कि जो उस माँ उससे बहुत प्यार करती है, वो बोलती है मेरा बेटा आएगा। 1 साल से सर हमने हंसा नहीं है घर में किसी ने, न सुख से खाना खाया सर। कैसे खाएंगे सर आप मुझे बताओ। टेम्परेचर भी नहीं है कि वहाँ पे इंडियन ओरिजिन का कोई सरवाइव कर पाए। टेम्परेचर बहुत लो जाता है एज़ कंपैरिजन टू इंडिया। वहाँ पे -71 टेम्परेचर तक जाता है। पूरा ठंडा लगता, हम लोगों का ये हाथ काम नहीं करता था। ये हम लोगों का जो हाथ है ना, ये काम नहीं करता था, पूरा मतलब कांपता था। उसी में हम लोगों से अपना जो भी काम था करवाता था वो। -70 डिग्री टेम्परेचर और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। बम धमाकों के बीच रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीयों में से किसी के पांव में गोली लगी तो किसी की बाजू में। यह कोई हॉलीवुड का फिल्मी सीन नहीं, हकीकत है। हकीकत है उन भारतीयों की जो मौत को मात देकर लौटे। लुहांस्क शहर है जो यूक्रेन का है, उससे हम लोग बहुत आगे निकल गया। तो वही आगे जाने टाइम में हमको चोट लगा था, पैर में 2 गोली लगा था। ब्लड देख लिया, देख कर मतलब मेरे को ये लगा मैं अब जिंदा नहीं, लगता है कि मर गया है। पूरा दर्द कर रहा था इतना ज़्यादा। तो उस टाइम वो लोग दिया था, एक इंजेक्शन दिया था लगाने के लिए। वही इंजेक्शन में एक अपने कैसे कैसे करके मारा है, गड्ढे में पड़ा था। मेरे हाथ में चोट लग गई थी यहाँ से यहाँ तक ड्रोन कैमरा बम से। तो मैं रोने लगा। उसके बाद में हम लोग तेज़ी गति से वहाँ से निकले और वहाँ से भागे। फिर जिस बंकर में थे उसी में आए और सारे लोग रोने लगे जो इंडियन के थे। आर्मी आया वहाँ पे, रशियन आर्मी। सुबह के टाइम में मेरे को मतलब कैसे कैसे करके जंगल दोपहर तक मेरे को मतलब लेके एक सुरक्षित जगह पर वो लोग आया। रात के 12-2 बजे पूरे में रोशनी स्टार्ट हो गई और एक सन्नाटे वाली आवाज़ जो आती है पेड़ों के साथ में, वैसी आवाज़ आने लगी। रशियन सोल्जर वो एकदम घुटने के बल बैठ गए दीवार के साइड। मैंने भी बिना कुछ कहे मैंने भी उनको कॉपी किया और मैं मिडिल में जाके मैं भी बैठ गया, उनकी नकल करने लगा। जब उसने एम्यूनिशन फेंका ड्रोन ने, तो वो उसका जितना भी मलबा था मेरे लेफ़्ट हैंड पे जो सोल्जर था उसके ऊपर आके गिरा और उसके जो पार्टिकल्स थे मुझे भी लगे और मेरे चेहरे से ब्लड स्टार्ट हो गया और मेरी मसल लेफ़्ट हैंड की कट गई। और हाँ, मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा हाथ जो है टूट चुका है। एक सोल्जर मर गया मेरे साथ में और उसके नेक्स्ट टू दूसरा सोल्जर था, उसको भी सीरियस इंजरी हुई। उसके पैर में, हाथ में, सब जगह बड़े बड़े होल हो गए। 7 मई को बंकर में वो सोए थे। उनके दाहिने पैर में पंजे में उनके आकर के रॉकेट क्या था वो लगा। उसके बाद से उनकी इंजरी हो गई, पैर पूरा डैमेज हो गया। उसके बाद वो 4 घंटा उसी बंकर में वेट किए। वहाँ पर तो ज़्यादातर लोगों की मौत हो जाती थी और जो कि साइड वो लोग प्लास्टिक में भर के दूसरे तरफ कर देते थे या कोई गड्ढा था उसमें फेंक देते थे कि ड्रोन से इसको न देखें। हमारे फादर की एज 42 वर्ष थी। उनके साथ एक श्रीलंका का भी था। हमारे फादर अपने उस हालात में भी उसको
एक डंडे के सहारे उसका एक हाथ अपने कंधे पर रख करके उसे भी रूसी सैन्य चिकित्सक हॉस्पिटल तक लेकर गए। उसी बंकर में मैं तड़प तड़प कर रोता था और याद करता था भगवान को, किसी न किसी तरीक़े से यहाँ से हम लोग निकल जाएं। एक कमांडर आया और देखा हम लोगों को हॉस्पिटल कर रहा था, तब हमें पता चला कि ये हॉस्पिटल जाने के लिए बात कर रहा है। 23 मई को हमारे फादर बोले कि बाबू हमें इन्फेक्शन हो गया है, मुंह पक गए हैं, अंदर से मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूँ, इसके वजह से हमें सिटी नंबर 9 करके हॉस्पिटल है उसमें लोग भेज रहे हैं। उसका डॉक्यूमेंट हमें भेजे थे, तो मैं रूसी एम्बेसी जो इंडिया की एम्बेसी है उन लोगों को मैं डॉक्यूमेंट वगैरह पासपोर्ट वगैरह भेजा। मेरा लगभग 1 महीने तक इलाज चला। उसी टाइम मेरे को मतलब फ़ोन करना था मेरे घर पे, थोड़ा वहाँ पे एक स्टाफ था हॉस्पिटल में, तो पैसा मांगा हम लोगों से, पैसा तो मैं मोबाइल और सिम कार्ड तुमको ला के दे देगा। तुरंत अपना घर पे कॉल किया। उसके बाद हमारे पिता की वहाँ पे 17 जून को डेथ हो जाती है और हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं ये जो अजय भाई हैं इनसे बात हुई हमारी, और हमारी पत्नी से भी बात हुई। तो अजय भाई बोले कि एक पंजाब वाले भैया हैं, वही मदद कर सकते हैं। उन्हीं के माध्यम से मैं इंडिया आया हूँ। घर वाले पूरा मतलब सब लोग परेशान हो गए। मैं फर्स्ट बोला यही कि सबसे पहले अपना विदेश मंत्रालय जाना, वहाँ पे अपना जयशंकर प्रसाद जी उनसे मतलब कैसे भी मिलना चाहिए, या नहीं तो उनको लेटर लिखिए कि मतलब उनको जानकारी हो जाए कि इंडिया का आदमी लोग जाकर वहाँ फंसा है। इस बीच उन्होंने मुझे एक बात बताई कि आपका एक इंडिया का कोई है जो कि ना कि रशियन समझता है ना ही इंग्लिश समझता है। तो उस टाइम में मेरे दिल में ख्याल था कि 100% ज़हूर अहमद है। तो जब मेरे वहाँ पे मुलाकात हुई तो मेरा वॉइस कन्वर्जेशन हुआ, मैंने फेस टू फेस कोई बात नहीं हुई उनसे। तो करीब डिस्टेंस रहा होगा 5 से 10 फीट की दूरी पे। मैंने पूछा इंडिया से कौन है यहाँ पे, तो सामने से आवाज़ आई, मैं मोहम्मद अशफान हैदराबाद से। मैंने कहा क्या हुआ है आपको, तो उन्होंने बताया मेरे को 2 गोली पैर में लगी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करूँगा। मेरे को क्या यहाँ पे 2 गोलियाँ लगे हुए हैं, तो मेरा पैर नीचे टिक रहा ही नहीं, तो बहुत तकलीफ है। एक हाथ में गोली लगी हुई है, यहाँ 2 पैर में गोलियाँ लगे हुए हैं। 3 जनवरी को लगे हुए, अभी तक पैर में गोलियाँ हैं, मैं चल नहीं सका। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा वहाँ आने की। जो लास्ट मैसेज था मोहम्मद अशफान का, जब उन्होंने कोशिश की और मुझे पता चला वो मुश्किल से 70 मीटर भी नहीं चल पाए थे, और ड्रोन अटैक में उनके साथ साथ 3 रशियन सोल्जर भी मारे गए। मुझे वो पीछे लेकर आए, पीछे लेके आने के बाद उन्होंने मुझे टेम्प्रेरी ट्रीटमेंट दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप वापस लड़ने जाओ। मैंने कहा मैं अभी एविल नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, उसके बाद मैं लड़ने जाऊँगा। उन्होंने मुझे बाया हेलीकॉप्टर रोस्तोव-ऑन-दोन जो रशियन टेरिटरी में आता है वहाँ पे उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र किया। उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ ये वो मोमेंट है, अगर यहाँ पे मैंने डिसीजन नहीं बनाया तो डेफिनेटली हम तीनों की बॉडी यहीं पे रह जाएगी, हमको कोई नहीं पूछेगा, और हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है और आगे जो लोग आ रहे हैं उनके साथ भी फ्रॉड ना हो, उसके लिए मुझे डेफिनेटली कोई फाइनल डिसीजन बनाना पड़ेगा। वहाँ से मैंने एस्केप किया और मैं मॉस्को तक आया बाया टैक्सी बुक की। उस टाइम पे मेरे पास सिंगल लोअर थी, मैं स्लीपर्स में था और मेरे 70% लेग काम करना बंद कर गए थे फ्रोज़न बाइट की वजह से। वहाँ पे आने के बाद मैं इंडियन एम्बेसी गया, वहाँ पे मैंने उनको सारी बात बताई, अपना स्टेटमेंट दिया। उसके बाद उन्होंने उम्मीद दिलाई हम हेल्प करेंगे, लेकिन आप जहाँ पे भी अभी हो वहाँ पे चले जाओ। इस बीच 2 से 3 महीने मैं एम्बेसी के कांटेक्ट में रहा और उसके बाद जाके उन्होंने मुझे इमरजेंसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया। हमको तो ये लोग डिस्चार्ज कर दिया, वहाँ का आर्मी मेरे को आया और लेके फिर वापस उसी जगह पे चला गया। मतलब फ्रंट लाइन पे लोग अब लेके जा रहे थे। इस बीच एक बड़ा डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई 2024 को रूस की यात्रा पर गए। वहां उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध में फंसाए गए भारतीयों का मुद्दा उठाया। उसी बीच में प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए थे मॉस्को,
तो उन्होंने भी कहा था कि जितने मेरे इंडियन फंसे हुए हैं इंडिया में, सबको इंडिया भेजा जाए। तब जो हमारे साथ हम लोगों का ग्रुप का जो मेन था, सीनियर था, तो उसके वायरलेस पे कॉल आया कि तुम्हारे साथ ब्रिजेश यादव है। वो बोला हाँ ब्रिजेश यादव, बैक मेरे को बैक कर दिया। पीछे आया तो एक कमांडर था, तो वो मेरे को बोला यू गो टू इंडिया। उसके बाद में रूस के कमांडर ने कहा कि आप घर जा रहे हो, तो मुझे बहुत सुकून हुआ कि अब हम लोग सारे लोग निकल जाएंगे। तो अब बाकी लोग तो वार में ही चले गए थे, तो वो लोगों को बस यही लोग कह रहे हैं कि मिसिंग है। अभी तक मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि हमारे बच्चे हैं भी या नहीं भी। मेरे को कुछ, ना हम इधर के हैं ना हम इधर के हैं। मैं ना अपने कभी इंटरव्यू में जहाँ अपने घर पे मैं नहीं रोया अपने माँ बाप के आगे, मगर जब मैं अलग होता हूँ ना तो बर्दाश्त नहीं होता बस। कल्पना करना मुश्किल है कि जो भारतीय इन हालात में पिछले 1 साल से लापता हैं, उनके साथ क्या बीता होगा। इस युद्ध में यूक्रेन के मुकाबले रूस सैन्य बल पर अधिक निर्भर है। यूक्रेन नए हथियारों के दम पर रूस को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। रूस के मुर्दाघर शवों से भरे हुए हैं, जहां उनकी पहचान भी एक बड़ा चैलेंज है। अस्पतालों में बड़ी संख्या में घायल सैनिक भर्ती हैं, जिन्हें ठीक होते ही दोबारा युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया जाता है। बहुत से ऐसे भी हैं जो आत्मसमर्पण के बाद यूक्रेन में बंदी भी हैं। ऐसे में मिसिंग 14 की ये खोज दिन ब दिन उलझती जा रही है। 10 महीना हो गया बेटा, बताओ, हमारे दिल से पूछो। हमारी गरीबी हटाने के लिए और हमारी मुसीबत आ गई। हम यही चाहते हैं, गवर्नमेंट से चाहते हैं, मोती भाई से भी चाहते हैं, हमारी मदद करो। एमएससी वाले लोग, रशिया वाले क्या बोल रहे हैं कि वो मिसिंग में के जेल में बंद है, अब मिसिंग के जेल में फ़ोन करो, हम वहाँ पता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हाँ हम लोग घर जा रहे हैं। तो कमांडर को बोला कि मेरे साथी लोग आ चुके हैं, तो मेरे इंडिया के ही ये लोग हैं और बाकी मेरे साथी कब आएंगे। उन्होंने कहा कि आपको पहले भेजा जा रहा है, वो भी लोग जल्द ही आ जाएंगे। लास्ट टाइम जब तेजपाल ने मेरे से बात की, उसने बोला कि मैं टॉकमॉक, एक यूक्रेन की साइड जगह थी, तो ज़ैपोरिज़िया, नियर ज़ैपोरिज़िया, जितने भी इनके ग्रुप के लोग थे ना, उनमें से एक ही बंदा मतलब वापस आया है। दिल्ली, कभी किधर घूम ही रहे, घूम के थक के। पहले कश्मीर में जाते रहे अपने उमर अब्दुल्ला के पास, वो जैसे मैंने स्टूडेंट्स उनके पास जाते, उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर वहाँ से अवैसी जी को मिले हम, अवैसी जी ने इस पे बात की थी। रसिया में जो दूतावास वाले हैं वही लोग ना इंडिया के रक्षा के लिए बोले कि आप ही लोग तो सब कुछ हैं उन लोगों के लिए, आप ही लोग सब कुछ कर सकते हैं, जो भी करना है आप लोग जैसे ही खबर, अच्छा से खबर बताइए, जैसे उन लोगों को कोशिश करिए। तो वो लोग तो आश्वासन ही देते हैं हमेशा, क्या करें। लेकिन मेरे को एक चीज़ बताओ कि तेजपाल कहाँ है, क्या हुआ, कैसे हुआ, भी मैं ये चीज़ जानना चाहती हूँ। मैं सारी ज़िंदगी ऐसे कैसे, कि मिसिंग वर्ड एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड है और उसमें होप भी है और नहीं भी होप है, और मैं ऐसे कैसे, मेरे बच्चे भी मेरे को क्वेश्चन करते हैं। 3 महीने मुझे वेट करना पड़ा और इंतज़ार करना पड़ा इन लोगों का, तब जाके इन लोगों ने मेरी ईसी बनाई।
5 मार्च को ही रिकॉर्ड में जो भी है ना सारा रशियन आर्मी के पास, वो बताते हैं कि मिसाइल अटैक हुआ है एक जगह पे, वहाँ पे काफ़ी लोग भाई ऐसे हो गए, उनमें तेजपाल भी था। तो हमारा बाबू गया था, 7 आदमी एक साथ गए थे, उसमें से 3 ख़त्म हो गए हैं बेटा, 3 ख़त्म हो गए हैं और 4 बचे हैं, तो कहते मिसिंग में हैं। बेटा हम कैसे तब जिएंगे, किसके सहारे जिएंगे? हाँ, किसके सहारे जिएंगे बताओ बेटा। मिसिंग 14 को रूस से भारत वापस लाने की कोशिश हर कोई कर रहा है, चाहे लापता लोगों के परिवार हो या भारत की सरकार। दोनों ही अपने अपने तरीके से भारतीय बेटों को खोज रहे हैं। इसमें रूस सरकार भी साथ दे रही है। एबीपी न्यूज जब मिसिंग 14 की तलाश में रूस यूक्रेन के बॉर्डर पर पहुंचा तो यह अंदाजा होने लगा कि लापता बेटों के इन हालात के पीछे एक बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है, जिसका जाल पूरे भारत में फैला है। अगर हमें पता रहता कि हमें वहाँ पे मौत के मुंह में झोंका जा रहा है तो हम कभी नहीं जाते। बड़े बड़े एजेंटों के साथ ये काम कर रहे हैं, मानव तस्करी का। इंडिया से बंदे उठाते हैं और रशिया में डंप करते हैं। एजेंट्स जो हैं वो सिर्फ उन्होंने हमको सिर्फ कुछ पैसों के लिए रशियन गवर्नमेंट को भेज दिया था। तो बहुत लोगों का यहाँ पे बॉडी भी आ गया है, उन लोगों का पूरा पैसा वो लोग खा लिया है, एजेंट लोग एक भी पैसा भी नहीं दिया है। उन लोगों के छोटे छोटे बच्चे भी हैं। एजेंट लोग हैं, उनके चक्कर में कोई आम जनता न पड़े। जाएं तो अप्लाईमेंट वीज़ा पे जाएं। हमने कभी लाइफ में भी नहीं सोचा था हमारा कोई बच्चा जैसे जाके वहाँ पे, हमारे इतने बड़े सपने ही नहीं। मैं अपने देश के लिए शहीद हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, मगर मैं दूसरे देश में जाकर अगर धोखे से मुझे बुलाएं तो ये काम मैं नहीं करने के लिए तैयार हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।